Assalamualaikum students. Start in the name of Allah who is the most beneficent, the most merciful. स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक पॉलीज एक्सक्लेशन प्रिंसिपल, हॉर्न्स रूल, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स और डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हमारा पॉलीज एक्सक्लेशन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लेशन प्रिंसिपल के मुताबिक कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर हैं उनके चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन आप ले लें, चाहे वो आप सेम ऑर्बिटल्स के अंदर ले लें और या डिफरेंट डीजनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर ले लें या डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर ले लेंगे, उनके चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकते। उनका एक क्वांटम नंबर कम से कम, चाहे वो स्पिन क्वांटम नंबर हो या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो, वो क्या होगा स्टूडेंट, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर पहले हम एग्जांपल लेते हैं जब टू इलेक्ट्रॉन्स सेम ऑर्बिटल में पड़े हुए हैं। स्टूडेंट जैसे 3px, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के अंदर पड़े हुए हैं। एक इलेक्ट्रॉन को हमने ए का नाम दिया हुआ है और दूसरे इलेक्ट्रॉन को हमने बी का नाम दिया हुआ है। अब ए इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है सपोज करते हैं, और बी इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। स्टूडेंट अब इनके हम क्वांटम नंबर निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन ए का और इलेक्ट्रॉन बी का। दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं एक ही शेल में पड़े हुए हैं, तीसरे सब शेल के अंदर, तो इनका शेल नंबर सेम होगा, यानी कि n सेम होगा। ये भी तीसरे शेल में पड़ा हुआ है और ये भी तीसरे शेल में पड़ा हुआ है। दोनों का सब शेल भी स्टूडेंट सेम है, दोनों p सब शेल के अंदर पड़े हुए हैं। तो दोनों का p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये भी p सब शेल में पड़ा हुआ है, l की वैल्यू 1 हो गई और इसके लिए भी क्या होगी, 1 हो गई। स्टूडेंट दोनों की ओरिएंटेशन भी सेम है, दोनों का एटॉमिक ऑर्बिटल भी सेम है, शेल भी सेम हो गया, सब शेल भी सेम हो गया और ऑर्बिटल भी सेम हो गया। ऑर्बिटल कौन सा है, px, तो इसकी m की वैल्यू -1 है, तो इसकी भी m की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, -1। लेकिन इनकी स्पिन अपोजिट है। तो स्टूडेंट स्पिन दो तरह की होती है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसकी स्पिन को आप +1/2 देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1/2। अब तीन क्वांटम नंबर तो सेम आ गए, तीन की वैल्यू सेम आ रही है। दो इलेक्ट्रॉन के लिए तीन क्वांटम नंबर यहाँ पर सेम है, लेकिन जो चौथा क्वांटम नंबर है ना वो डिफरेंट है। और वो कौन सा है स्टूडेंट, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, जो डेफिनेशन में भी बात कर रहा है। अब अगर हम स्टूडेंट ये कहते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन्स जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स में पड़े हुए हैं, एक ऑर्बिटल में नहीं पड़े हुए, डिफरेंट ऑर्बिटल्स में पड़े हुए हैं, लेकिन वो ऑर्बिटल एक दूसरे की क्या है, डीजनरेट। डीजनरेट ऑर्बिटल आपको पता है कि जिनकी एनर्जी सेम होती है, जैसे 3px और 3py, दोनों की एनर्जी क्या है स्टूडेंट, सेम है। तो अब इसका n नंबर हम निकालेंगे, ये तीसरे शेल में है और ये भी तीसरे शेल में पड़ा हुआ है, तो n की वैल्यू तो क्या आएगी, 3 आएगी, क्योंकि दोनों सेम शेल में पड़े हुए हैं। स्टूडेंट इसके लिए l की वैल्यू कितनी होगी, ये p सब शेल है और ये वाला भी p सब शेल है, सब शेल भी दोनों का सेम है, तो इसके लिए l की वैल्यू भी क्या होगी स्टूडेंट, ये दोनों क्या होंगी, सेम। यानी कि दोनों का शेल भी सेम है और सब शेल भी सेम है। स्टूडेंट अब अगर ओरिएंटेशन की बात करें या ऑर्बिटल की बात करें, तो ऑर्बिटल दोनों का डिफरेंट है। इसका ऑर्बिटल जो है वो px है और इसका ऑर्बिटल जो है वो py है। तो इनकी ओरिएंटेशन जो होगी वो डिफरेंट होगी। एक अगर अलोंग x एक्सिस है तो दूसरा क्या होगा, अलोंग y एक्सिस। तो एक की वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं तो दूसरे की हम कितना लेंगे, +1 लेंगे या 0 लेंगे। आपको पता है कि m की वैल्यू 3 हो सकती हैं जब l 1 होगा p सब शेल के लिए, या तो 0 होगी या -1 होगी या फिर क्या होगी स्क्वायर +1 होगी। तो अगर इसकी -1 है तो उसकी क्या होगी, +1 होगी, क्योंकि दोनों की ओरिएंटेशन डिफरेंट है। इसकी अलोंग x एक्सिस है, इसकी अलोंग y एक्सिस है, लेकिन दोनों की स्टूडेंट स्पिन सेम है। यहां पर भी देखें, तीन क्वांटम नंबर जो आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं और एक क्वांटम नंबर जो आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। और वो कौन सा होगा स्टूडेंट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि ओरिएंटेशन। अच्छा स्टूडेंट, आप कहते हैं कि सर ऐसे दो हम ऑर्बिटल भी ले सकते हैं जो डिफरेंट हो, डीजनरेट भी ना हो और एक ही ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन भी ना हो। यहाँ पर भी जो दो इलेक्ट्रॉन है, अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन का देखें शेल नंबर डिफरेंट है, इसका 2 है, ये सेकंड शेल में है और ये थर्ड शेल में पड़ा हुआ है, तो इसमें n की वैल्यू 3 आएगी, इसमें n की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ये p सब शेल है, ये s सब शेल है, तो p सब शेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1,
और s सब शेल के लिए l की वैल्यू 0। स्टूडेंट इसकी ओरिएंटेशन जो है आपको पता है कि along x एक्सिस है, तो इसको मैं m-1 दे रहा हूं, +1 भी दे सकते हैं आप, 0 भी दे सकते हैं, इनमें से तीनों में से कोई एक वैल्यू दे दें, -1, 0 या +1। तो स्टूडेंट ये इसकी ये वाली मतलब सेम हो सकती है। अब इसकी तो एक ही ओरिएंटेशन होती है m0, और इन दोनों की स्पिन जो है स्टूडेंट ये क्लॉकवाइज है, तो ये वाली, अब ये वाली इसमें ये सिर्फ ये वाली वैल्यू सेम है, बाकी तीनों की तीनों क्या है, डिफरेंट है। तो पॉलीज ने क्या कहा था कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन, उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, मैक्सिमम 3 ठीक हो सही एक जैसे हो सकते हैं, चौथा डिफरेंट ही होगा। अब यहाँ पर उसने मैक्सिमम की बात की थी, यहाँ पर आप कहेंगे कि सर 3 क्वांटम नंबर जो है ना वो 3 डिफरेंट आ रहे हैं जी। उसने यानी कि डिफरेंट के बारे में बात नहीं की, सेम के बारे में बात की। उन्होंने कहा मैक्सिमम 3 सेम हो सकते हैं, एक जो होगा वो डिफरेंट होगा, और यहाँ पर 3 जो है वो डिफरेंट है और एक सेम है। डिफरेंट तो हो सकते हैं लेकिन चारों के चारों सेम नहीं हो सकते। डिफरेंट चारों के चारों हो सकते हैं लेकिन सेम नहीं हो सकते। सेम 3 सेम हो सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है 3 सेम हो सकते हैं, चौथा सेम नहीं हो सकता। अब स्टूडेंट अगर हम कहते हैं कि सर चौथा क्वांटम नंबर भी सेम आ जाए, तो फिर अब हमें इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, एक ही स्पिन के साथ डालने पड़ेंगे, जो कि वायलेट करता है पॉलीज एक्सक्लेशन प्रिंसिपल को। जैसे यहाँ पर देखें, इनका शेल दोनों इलेक्ट्रॉन का सेम है, सब शेल भी सेम है, ऑर्बिटल भी सेम है, और दोनों की स्पिन भी सेम है, लेकिन ऐसे हम क्यों नहीं करते, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है, तो ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल ही नहीं है अगर हम ऐसे वो करें। या तो फिर हमें क्या करनी होगी स्टूडेंट, एक ही ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को अपोजिट स्पिन के साथ क्या करना होगा, ऐड करना होगा। इसी वजह से इसकी सेकंड स्टेटमेंट ये है, जो इजी भी है, इसकी निस्बत इजी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिटल मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, यानी कि तब ही, और एक ही ऑर्बिटल के अंदर जब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उनके तीनों क्वांटम नंबर तो सेम आएंगे, n भी सेम आएगा, l भी सेम आएगा, m भी सेम आएगा, लेकिन s क्या आएगा स्टूडेंट, डिफरेंट आएगा। तो अगर आप ये वाली डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो ये भी आप लिख सकते हैं कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन जो एक ही ऑर्बिटल में पड़े हुए हैं, उनकी स्पिन सेम नहीं हो सकती। हाँ, उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी ठीक हो से एक हो सकता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर भी सेम हो सकता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम हो सकता है, लेकिन उनका स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। अब एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ले लें या डिफरेंट ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ले लें, ये सेम चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अच्छा स्टूडेंट, आप आगे होल्ड्स रूल के मुताबिक, होल्ड्स रूल के मुताबिक कि जब आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हों, ठीक है, आर अवेलेबल, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर रहना पसंद करते हैं विद सेम स्पिन। तो स्टूडेंट यहाँ पर 3 बातें की गई हैं। अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं और इलेक्ट्रॉन जो है फिर क्या लाइक करते हैं, अलग अलग रहना पसंद करते हैं, ठीक है। अब किस स्पिन के साथ, सेम स्पिन के साथ है। जैसे ये वाली एग्जांपल स्टूडेंट की गई है, ये ऐसी एग्जांपल है जैसे आपके पास 3 रूम्स हैं और आपके 3 गेस्ट आ रहे हैं, तो वो तीनों गेस्ट क्या लाइक करेंगे कि हमें अलग अलग रूम चाहिए। जब आपके पास रूम्स पड़े हुए हैं तो हमें अलग अलग रूम्स चाहिए। अब इसमें ये वाला 3 इलेक्ट्रॉन है और इन तीनों ऑर्बिटल्स को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट। इन ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट नहीं कहते, क्योंकि इसकी एनर्जी लोएस्ट है, इसकी भी लो है, और इन तीनों की एनर्जी जो है वो सेम है। जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 जो है वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स स्टूडेंट पड़े हुए हैं। तो मैं अगर इसको दोबारा वो रीफिल करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, 3 रूम्स पड़े हुए हैं और 3 गेस्ट आ गए हैं, तो सारों को प्रॉपर फीलिंग ये है कि सारों को सिंगल सिंगल क्या करना चाहिए, एक एक रूम देना चाहिए, वो इसको लाइक करते हैं। और तीसरी बात क्या है, उनकी जब आप सेपरेट फिलिंग कर रहे हैं, अलग अलग फिलिंग कर रहे हैं, तो उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब इसमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए स्टूडेंट, वो कहते हैं कि सेम एक ही ऑर्बिटल के अंदर फिलिंग नहीं करनी चाहिए। एक ऑर्बिटल के अंदर आप फिलिंग करेंगे अपोजिट स्पिन के साथ, तो ये ना मुनासिब है।
जैसे आपके पास 3 रूम्स पड़े हुए हैं, आप मेहमानों को ले आते हैं, किसी एक रूम में 2 को रखते हैं और तीसरे रूम में, दूसरे रूम में 1 को, और एक रूम खाली छोड़ देते हैं, तो ये इम्प्रॉपर फिलिंग हो जाएगी। जब आपके पास डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो चाहिए उनको पहले क्या करें स्टूडेंट, सिंगली फिल्ड करें, पहले सिंगली फिल्ड करें। अगर हाँ रूम्स खत्म हो गए हैं, यानी कि ऑर्बिटल्स खत्म हो गए डीजनरेट ऑर्बिटल्स, उसके बाद आप पेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट ये वाला जो रूल है इसमें तो सिंगली फिल्ड है, लेकिन इसमें क्या है कि इनके अंदर स्पिन अपोजिट है। देखें इसकी स्पिन क्लॉकवाइज है, इसकी क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, तो इनकी स्पिन अपोजिट होने की वजह से सिंगली फिल्ड हमेशा क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, सेम स्पिन होनी चाहिए उनकी। अगर सेम स्पिन नहीं होगी तो ये भी क्या करेगा, वायलेट करेगा होन्स रूल को। तो स्टूडेंट होन्स रूल में 3 बातें हैं। एक तो अगर आपके पास डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन को क्या करें, सेपरेट फिलिंग करें, अलग सिंगली फिल्ड करें, और फिर सेम स्पिन होनी चाहिए। इसके बावजूद कि आप पेयरिंग आप स्टार्ट कर दें एक ही ऑर्बिटल के अंदर और अपोजिट स्पिन के साथ, तो ये इम्प्रॉपर फिलिंग होगी, यानी कि ये होन्स रूल को क्या करेगी, वायलेट करेगी। थर्ड नंबर पे जब आपके पास ऑर्बिटल्स पहले आते हैं तो आप उनको सिंगली फिल्ड करते हैं, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बच गए हैं तो उसको आप क्या करते हैं स्टूडेंट, पेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपके पास 4 गेस्ट आ गए ना, तो पहले तो आप लोगों ने एक एक को सबको एक एक रूम दे दिया, सिंगली फिल्ड कर दिया। अब चौथे को फिर तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसको भी मतलब कोई एक रूम दिया जाए, टोटल रूम्स क्योंकि 3 है, तो चौथे को क्या करेंगे स्टूडेंट, किसी एक के साथ पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो पी ऑर्बिटल्स के अंदर पेयरिंग कहां से स्टार्ट करनी है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन से। फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा तो पेयरिंग स्टार्ट करनी है। अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे अनपेयर रखें, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो अनपेयर रखें, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो तब भी उसे क्या रखें स्टूडेंट, अनपेयर। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन तक अनपेयर रखना है विद सेम स्पिन। जब चौथा इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसको फिर क्या करनी है आप लोगों ने, पेयरिंग स्टार्ट करनी है। पांचवा इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो इसमें पेयरिंग स्टार्ट करनी है, छठा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो इसमें पेयरिंग। तो पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3 तक वो अनपेयर रहेंगे, 3 के बाद उनकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह से स्टूडेंट डी में भी यही केस है। डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो अनपेयर, 2 आएंगे तो अनपेयर, 3 आएंगे तो अनपेयर, 4 आएंगे तो अनपेयर, 5 तक अनपेयर रहेंगे। अनपेयर आपने इसको रखना है, सिंगली फिल्ड करना है। लेकिन जब छठा इलेक्ट्रॉन आएगा, जैसे यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन है, पहले सारों को सिंगल फिल्ड करते जाएं, ठीक है, सिंगल फिल्ड करने के बाद 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन हमने कितने इलेक्ट्रॉन इसमें फिलिंग करनी है, मिसाल के तौर पर 8 इलेक्ट्रॉन। फिर आप पेयरिंग स्टार्ट कर दें, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 7 हो गए, और ये क्या हो गए स्टूडेंट, 8 हो गए। तो डी सब शेल के अंदर या डी ऑर्बिटल्स के अंदर जो फिलिंग होती है वो 6 इलेक्ट्रॉन के साथ, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन के साथ होती है, 5 इलेक्ट्रॉन तक कोई पेयरिंग नहीं होती। छठे इलेक्ट्रॉन जैसे ऐड करते हैं ना, उसमें पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास स्टेबल ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं। स्टेबल ऑर्बिटल वो होते हैं जो हाफ फिल्ड हूं, हाफ फील्ड, या स्टूडेंट क्या हो, फुली फील्ड हो, उनको हम क्या कहते हैं, स्टेबल ऑर्बिटल्स कहते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वो लेस होती है। अब क्यों लेस होती है, हम इसके आगे रीजन पढ़ते हैं। स्टूडेंट हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड क्यों स्टेबल होते हैं, उनमें जैसे यहाँ पर पी के 3 ऑर्बिटल में हाफ फील्ड है और ये तीनों क्या है, कंप्लीटली फील्ड है। ठीक है, पी के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 6 आते हैं। जब 3 आएंगे तो उसको हम हाफ फील्ड कहेंगे, जब 6 आएंगे तो क्या कहेंगे, कंप्लीटली फील्ड। सेम डी के अंदर टोटल कितने आते हैं स्टूडेंट, 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो जब 5 होंगे तो उसे हाफ फील्ड कहेंगे, और जब 10 होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, कंप्लीटली फील्ड। या इसको हम बात यूं भी लिखते हैं D5 और D10, ठीक है। और इसको P को हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, P3 और P6। तो इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये स्टेबल होते हैं। इसकी रीजन क्या है, एक तो स्टूडेंट ये सारे के सारे सिमेट्रिकल, देखिए सारे के सारे एक जैसे हैं, यहां पर भी यहां पर भी। अब जब ये एक जैसे होते हैं तो ये अपनी एनर्जी पोजीशन एक्सचेंज करते रहते हैं, यानी कि जैसे एक के पास बिजनेस क्लास सीट है तो दूसरे के पास भी क्या होगी, बिजनेस क्लास, तो वो अपनी पोजीशन क्या करते रहते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं। आप कहेंगे सर ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी तो बराबर है,
फिर ये एक्सचेंज के दौरान अपनी एनर्जी क्यों कम कर लेते हैं स्टूडेंट? ये ऐसा है, ये स्टेबल इसी वजह से होते हैं ना, जैसे आप एक डीलोकलाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपनी अगर लोकेशन चेंज कर रहे हैं यानी कि पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। तो सेम कुछ यहाँ पर भी कुछ ऐसा फिनोमिना होता है कि इलेक्ट्रॉन जब अपने सेम होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, सारे के सारे एक जैसे होते हैं, यानी कि तीनों के तीनों हाफ फिल्ड हैं या तीनों के तीनों कंप्लीटली फिल्ड हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो वो अपनी पोजीशन क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। इस एक्सचेंज के दौरान उनकी एनर्जी कुछ कम हो जाती है। जब कम एनर्जी हो जाती है तो लेस एनर्जी वाला जो होता है वो स्टूडेंट क्या होता है? स्टेबल होता है। अब जो अनस्टेबल ऑर्बिटल्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं स्टूडेंट? जो पार्शली फिल्ड होंगे यानी कि जिनके पास 3 सिंगली फिल्ड हैं और 2 एम्प्टी पड़े हुए हैं, ये भी अनस्टेबल होते हैं। या जिनमें 2 जो हैं वो हाफ फिल्ड हैं और बाकी कंप्लीटली फिल्ड है, ये भी अनस्टेबल होते हैं। और या जिसमें पी में 2 हाफ फिल्ड हो और 1 कंप्लीटली फिल्ड हो, ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और इनकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है। और इनके अंदर कौन सी चीज होती है जो इनको अनस्टेबल बनाती है? वो स्टूडेंट उसको हम नाम देते हैं स्पिन पेयर रिपलियन। यानी कि यहाँ पर तो स्टेबल होने के लिए वो अपनी पोजीशन क्या करते रहते हैं? एक्सचेंज करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो पोजीशन एक्सचेंज नहीं कर सकते। जैसे आप कहेंगे इसके पास बिजनेस क्लास सीट है, इसके पास इकोनॉमी क्लास है, तो ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इनकी एनर्जी अब क्या हो गई? डिफरेंट हो गई, ओरिएंटेशन भी डिफरेंट हो गई। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक्सचेंज का फिनोमिना नहीं होता, यहाँ पर एक्सचेंज का फिनोमिना होता है। तो इसी वजह से इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो जो रिपलियन करता है, इसके बावजूद के मैग्नेटिक फील्ड उसका अपोजिट है, वो अट्रैक्शन जरूर करता है लेकिन तब भी थोड़ी बहुत रिपलियन होती है। उस रिपलियन को हम क्या कहते हैं? स्पिन पेयर रिपलियन। और सबसे स्पिन पेयर रिपलियन किस में ज्यादा होती है? जब 2 इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन के साथ आ जाएं, उसको हम ज्यादा हाईली अनस्टेबल कहते हैं। और ये वाला अनस्टेबल है लेकिन इतना अनस्टेबल नहीं है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन स्टूडेंट इसमें रिपलियन तो थोड़ी बहुत होती है, उसे हम क्या कहेंगे? स्पिन पेयर रिपलियन। इसको भी स्पिन पेयर, लेकिन ये स्पिन पेयर रिपलियन बहुत ज्यादा होगी और यहाँ पर स्पिन पेयर रिपलियन कम होगी। कम क्यों है? क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन के साथ आ गए। नेक्स्ट वन स्टूडेंट, हम एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर जो हम लिखते हैं, हम सिर्फ शेल्स और सब शेल्स को मेंशन करते हैं, ऑर्बिटल्स को मेंशन नहीं करते। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। और इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट? जब हमें एटॉमिक नंबर का पता हो। एटॉमिक नंबर का दूसरा नाम क्या होता है? प्रोटॉन नंबर या फिर इलेक्ट्रॉन नंबर। अब जैसे किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है 11, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं गिवन तो फेडरल के पेपर में आपको पीरियोडिक टेबल गिवन होगी, आप वहां से देख लें। इसी तरह से पंजाब या केपीके में वहां पर उसने एटॉमिक नंबर मोस्टली गिवन होता है, तो वहां पर एटॉमिक नंबर तो आपको पीरियोडिक टेबल यूज करने का कोई पीरियोडिक टेबल आप वहां पर यूज ना भी करें तब भी आपको गिवन होगा। लेकिन फेडरल में पीरियोडिक टेबल दे देता है और एटॉमिक नंबर मोस्टली नहीं देता, तो उसके लिए आप पीरियोडिक टेबल यूज करके एटॉमिक नंबर उसका देख सकते हैं। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, जैसे सोडियम के एटॉमिक नंबर 11 है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 11 है, तो इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, केटाइन की आप किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं? केटाइन तब बनता है जब एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो स्टूडेंट इसके ऊपर चार्ज कितना आता है? जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना उसके ऊपर चार्ज आएगा। जैसे यहाँ पर देखें, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर चार्ज कितना है? +1। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो उसके ऊपर +2। एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो उसके ऊपर +3। तो नंबर ऑफ इसके इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे? अब आप कहेंगे सर उसने तो कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो कैसे निकालते हैं स्टूडेंट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केटाइन, एटॉमिक नंबर में से जितना चार्ज लिखा हुआ है केटाइन के ऊपर वो मनफी कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। जैसे एल्यूमिनियम के ऊपर लिखा हुआ है +3, एटॉमिक नंबर इसका कितना लोगा है? 13। इसका मतलब एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन थे, एल्यूमिनियम एटम के पास। जब इसके ऊपर +3 चार्ज आ गया, इसका मतलब है इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो 13 थे पहले, अब कितने रह गए? 10।
इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? एटॉमिक नंबर माइनस इसके ऊपर जितना चार्ज है -3 है, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 10। स्टूडेंट एनाइन तब बनता है, एनाइन, या जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक गेन करेगा या ज्यादा गेन करेगा और उसके ऊपर चार्ज उतना आएगा जितना वो इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है तो -1 आएगा, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है तो -2 आएगा। अब इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? स्टूडेंट ये गेन कर चुका है, यानी कि पहले से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? ज्यादा हो गए। तो एटॉमिक नंबर प्लस चार्ज ऑन एनाइन, यहां पर जो चार्ज है यहां पर आप लोगों ने प्लस करना है, क्योंकि यहां पर गेन कर चुका है और केटाइन में ये लूज कर चुका होता था। यहां पर क्योंकि लूज करता है ना टोटल में से, तो यहां पर हम माइनस करते हैं, और यहां पर गेन करता है तो इसी वजह से हम इसमें से प्लस करते हैं। स्टूडेंट जैसे अब इसमें क्या करेंगे? ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसके अपने इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8। इसने 2 गेन किए क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कितना है? 2 माइनस है। अब इसमें आप लोगों ने माइनस नहीं करना, ऐड करना है। ये इस सिंबल को आप भूल जाएं, तो यहां पर आप क्या करें? 2 ऐड कर दें तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 10। स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी कैसे है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आप लोगों को 2 चीजें याद करनी पड़ती हैं। एक तो सब शेल्स का एनर्जी ऑर्डर है, अफबा प्रिंसिपल के मुताबिक, जो आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पहले 1s की एनर्जी कम होती है, उसके बाद 2s की, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d। वो एनर्जी आप लोगों को आएगी तो आप पहले इनका ऑर्डर लिख सकते हैं। सेकंड नंबर पे s के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो p के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। d में कितने होते हैं स्टूडेंट? 10। और f में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14। ये भी आप लोगों को आना चाहिए। अब आप इसकी मैंने 2 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। कैल्शियम के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 20। 2 उसने लूज किए हुए हैं स्टूडेंट, क्योंकि प्लस का चार्ज है, तो 20 में से 2 को मनफी कर दो, बाकी कितने बचेंगे? 18। अब 1 भी मैं स्टेप वाइज करता जाऊंगा। 1s के अंदर मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, क्योंकि s के अंदर मैक्सिमम मैं कितने ऐड कर सकता हूं? 2 से ज्यादा नहीं। बाकी स्टूडेंट कितने बचे? टोटल 18 थे। यहां पर आपको मैं लिख देता हूं कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 18। 2 तो उसने लूज कर दिए। अच्छा, 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए स्टूडेंट, और 6 2p में आ गए, तो इसकी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और बाकी कितने बचे? 8। 2 इसमें ऐड कर दूंगा, 6 इसमें ऐड कर दूंगा, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कंप्लीट होगी। आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गए, तो आप 18 इलेक्ट्रॉन तक लिखेंगे। यहां तक हमारे 18 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। तो यहां पर हमें फिलिंग क्या कर देनी चाहिए? स्टॉप कर देनी चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, अगर इसमें स्कैंडियम की बात करें, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इसके अंदर 21 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 21। अब 21 इलेक्ट्रॉन्स की कैसे फिलिंग करनी है? वही तरीका है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2, 2p6 में 6, टोटल यहां तक 10 हो जाते हैं। आगे 12 हो गए, 18 हो गए, 18 से 2 20 हो गए, और 3d में 1 चला जाएगा, 21 इलेक्ट्रॉन यहां तक भी पूरे हो गए। स्टूडेंट जब ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी लंबी हो जाए तो हम ऐसा करते हैं, जो एटॉमिक नंबर है, जैसे स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, इससे कम एटॉमिक नंबर वाली नोबल गैस कौन सी है? तो वो नोबल गैस है स्टूडेंट आर्गन। तो 18 इलेक्ट्रॉन तक, यहां तक स्टूडेंट 18 इलेक्ट्रॉन तक हम क्या करते हैं? वो नोबल गैस क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं। यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन तक हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? आर्गन। और आगे क्या लिखेंगे? 4s2 3d1। सिर्फ ये वाले हमें लिखने पड़ेंगे। अब क्योंकि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से इनको आर्गन में नहीं लिखना। तो जब भी आपको पता चले, जैसे आपको पता चले कि ये एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर है 47, इससे कम वाली कौन सी नोबल गैस आती है, तो आपका जहन जाएगा यानी कि क्रिप्टॉन आती है 36 के साथ। तो क्रिप्टॉन 36 इलेक्ट्रॉन किस में डाल दें? क्रिप्टॉन के अंदर। आने वाले जो होंगे वो किसके अंदर डाल दें? सब शेल। तो ये स्टूडेंट क्या हो जाती है? एक सिंप्लीफाइड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, जिसे हम सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम भी देते हैं, क्योंकि ये शॉर्टकट है।
और ये थोड़ी सी लेंथी है, इसमें सारे सब शेल्स लिखने पड़ते हैं। अब नेक्स्ट वन आगे स्टूडेंट, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है। अब इसमें एस जो होता है वो स्फेरिकल होता है, पी जो होता है वो डम्बल शेप होती है, 3 पी होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब जैसे ये पी वाई है और ये कौन सा है स्टूडेंट, पी जेड है। इसी तरह से डी सब शेल्स 5 होते हैं, इनमें डी एक्स वाई, डी वाई जेड। इनके लिए स्टूडेंट मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप लोगों ने 2 एक्सेस ड्रा करने हैं। तो जो एक्स और वाई के दरमियान होगा उसको हम नाम देंगे डी एक्स वाई, जो वाई और जेड के दरमियान होगा डी वाई जेड, और जो जेड एक्स के दरमियान होगा, जेड और एक्स के दरमियान, उसको हम क्या नाम देंगे, डी जेड एक्स। और जो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा और वाई एक्सिस के ऊपर होगा उसको हम क्या नाम देंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक होता है स्टूडेंट जो पी की तरह होता है, लेकिन उसमें दरमियान में एक नोड बनी हुई होती है, उसको हम कहते हैं डी जी स्क्वायर। और ये 2 एक्सिस के ऊपर होते हैं और 3 जो होते हैं वो एक्सिस के दरमियान में होते हैं। और जो एक्सिस के दरमियान में होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन एक्सियल, और जो एक्सिस के ऊपर होते हैं उनको स्टूडेंट हम क्या नाम देते हैं, एक्सियल का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।